चलिए देखते हैं, क्या पता सही हो जाए अभी थोड़ी देर के बाद। फ्लो बनता है ना तो आवाज़ भी धीरे धीरे तेज हो जाती है। इसमें क्या था, इन्फेक्शस डिजीज की एपिडेमियोलॉजी में हमको ज़्यादातर डिफिनीशंस ही देखनी है, लाइक इन्फेक्शन क्या होता है, कंटेजियस डिजीज क्या है, केस क्या है, कैरियर्स क्या होते हैं। इसके अलावा इसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन, डिजीज का मोड ऑफ ट्रांसमिशन, किस किस तरीके से बीमारियां फैलती हैं, तो इन्हीं सब की डिफिनीशंस हैं ज़्यादातर इसमें, उसी को देखेंगे। लाइक सबसे पहले इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन होता क्या है। इन्फेक्शन का मतलब होता है कि एंट्री एंड डेवलपमेंट या मल्टीप्लिकेशन और किसी इन्फेक्शस एजेंट का किसी ह्यूमन बॉडी में या एनिमल बॉडी में कोई इन्फेक्शस एजेंट एंटर हुआ, मल्टीप्लाई किया उसने, वहाँ पे उसका मल्टीप्लिकेशन हुआ, वो अपने वेरियस लाइफ साइकिल को उसने वहीं पे अपने जो मल्टीपल स्टेज थे उसको पास किया, उसको हम कहते हैं इन्फेक्शन। लेकिन इन्फेक्शन में एक चीज़ और है कि ये ज़रूरी नहीं है कि इन्फेक्शन है तो वो डिजीज़ काज करे। इन्फेक्शन है तो डिजीज़ काज करे ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है इम्यून सिस्टम हमारा मजबूत हो, जो बॉडी में जिसमें एंटर किया उसका इम्यून सिस्टम अच्छा था, उसने वहीं पे उसको काउंटर कर लिया, डिजीज काज करने ही नहीं दिया। या हो सकता है कि इन्फेक्टिव एजेंट था, उसने एंट्री ली और लेटेंट पीरियड में चला गया। लेटेंट का मतलब क्या होता है कि वो डिजीज काज नहीं करता बल्कि डॉर्मेंट स्टेज में पड़ा रहता है। तो इन्फेक्शन और इन्फेक्शस डिजीज में थोड़ा सा बस यही फर्क था कि इन्फेक्शन में साइन एंड सिम्टम्स आना ये जरूरी नहीं है, डिजीज काज होना जरूरी नहीं है। हाँ, एंट्री होनी मस्ट है, एंट्री भी हो और वो डेवलप भी करे, मल्टीप्लाई करे किसी ह्यूमन बॉडी में या एनिमल बॉडी में। इन्फेक्शस एजेंट जो था वो एंटर होके मल्टीप्लाई कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं इन्फेक्शन। इन्फेक्शन चार तरीके से होता है, इसके चार टाइप्स बताई गई किताबों में। एक तो है कॉलोनाइजेशन, कॉलोनी फॉर्मेशन, यानी मल्टीप्लिकेशन तो हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, लेकिन इम्यून रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है, एजेंट और होस्ट का इम्यून रिस्पॉन्स नहीं होता। जो जो इन्फेक्शस एजेंट है वो मल्टीप्लाई होगा, ग्रो करेगा, बट इम्यून रिस्पॉन्स नहीं होगा, यानी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होता है, उसको हम कहते हैं कॉलोनाइजेशन। की सबसे अच्छी मिसाल होती है स्टेफाइलोकोकस आरियस है। जब इन स्किन इन्फेक्शन में अक्सर देखा गया कि स्टेफाइलोकोकस आरियस जो है वो कॉलोनी बनाते हैं अपनी, मतलब सर प्लीज मल्टीप्लाई। रिपीट कर दीजिए कॉलोनाइजेशन स्टार्टिंग से। कॉलोनाइजेशन ये मतलब जो इन्फेक्शस एजेंट है वो मल्टीप्लाई करेगा, ग्रो तो करेगा, लेकिन क्या होता है कि इसमें जो होस्ट है उसका एजेंट से कोई वास्ता नहीं रहता, कोई इंटरेक्शन नहीं होता। यानी जो इम्यून रिस्पांस जो हमने पढ़ा था अभी तक कि कोई भी चीज जाती है तो बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या करता है, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाता है ना, तो इम्यून रिस्पांस इसमें जनरेट नहीं होता, कोई इम्यून रिस्पांस नहीं होता। ऐसे को कहा गया कॉलोनाइजेशन। इन्फेक्शस एजेंट मल्टीप्लाई करेगा, ग्रो करेगा, लेकिन बॉडी जो है उसके खिलाफ इम्यून रिस्पांस इनिशिएट नहीं करती या नहीं हो पाता इम्यून रिस्पांस, उसको कहा जाता है कॉलोनाइजेशन। फिर सबसे अच्छी मिसाल थी स्टेफाइलोकोकस आरियस के स्किन इन्फेक्शन में। ये क्या करते हैं, कॉलोनीज बना लेते हैं, बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करके स्किन पे पाए जाते हैं, लेकिन उनके खिलाफ क्या कोई एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होता है। दूसरा जो इसकी टाइप थी सब क्लिनिकल या इनअपेरेंट, सब क्लिनिकल या इनअपेरेंट। इसमें क्या हुआ, जाहिर सी बात है सब क्लिनिकल है तो कोई उसके साइन एंड सिम्टम्स नहीं मिलेंगे, डिजीज पे कोई साइन एंड सिम्टम्स इसमें नहीं मिलता है, वो पड़े रहते हैं इस तरीके से। लेकिन एक चीज़ और एपिडेमियोलॉजी में पाया गया कि सबसे खतरनाक जो होते हैं यही सब क्लिनिकल इन्फेक्शन ही होते हैं। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है डिटेक्टेबल है नहीं, उसे भी नहीं पता, जिसके अंदर है उसे भी नहीं पता कि उसको कोई डिजीज है। वो चलता फिरता आदमी है, कहीं भी जाएगा, लेकिन क्या है, ट्रांसमिट करेगा डिजीज को, इन्फेक्शन वो ट्रांसमिट कर सकता है दूसरी तरफ, लेकिन उसे नहीं पता, साइन एंड सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, उसको कहा गया सब क्लिनिकल या इनअपेरेंट। लेटेंट में मैंने अभी बताया था क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में आ गया, बॉडी में आने के बाद हो सकता है बॉडी ने इम्यून रिस्पॉन्स इनिशिएट कर दिया हो, या इम्यून सिस्टम पहले से ही मजबूत था, वो आया, उसने डेवलपमेंट तो किया, लेकिन क्या किया उसने, कोई भी साइन एंड सिम्टम डिजीज के प्रोड्यूस नहीं हुई उससे, और वो डॉर्मेंट, डॉर्मेंट कहते हैं कि वो पड़ा रहे, बस एक तरफ एक कोने में पड़ा रहा। लाइक लेटेंट इन्फेक्शन में सबसे अच्छी जो मिसाल होती है ह्यूमन हर्पीज अल्फा अल्फा वायरस, जिसको हर्पीज जोस्टर वायरस भी कहते हैं, हर्पीज जोस्टर वायरस। चिकन पॉक्स का नाम सबने सुना होगा, चिकन पॉक्स होता है, हो गया, पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी गुजर गई, उसके बाद क्या होता है ऑटोमेटिक,
जो एंटीबॉडीज बनती हैं, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी हो जाती है किससे, चिकन पॉक्स से। लेकिन जो ये वायरस होता है ये खत्म नहीं होता, हर्पीज जोस्टर वायरस ये खत्म नहीं होता, बल्कि ये क्या करता है, ये डॉर्मेंट स्टेट में कहीं किसी नर्व रूट की एंडिंग पे जाके वहीं पड़ा रहता है। और बाद में 20-25 साल 30 साल के बाद जब इम्यून सिस्टम कमजोर होता है एज के साथ, यही फिर क्या काज करता है, शिंगल्स काज करता है। शिंगल्स समझ रहे हैं ना, बहुत पेनफुल कंडीशन होती है, लॉन्ग द नर्व रूट बहुत शदीद दर्द होता है, और एक आध दो इरप्शंस होते हैं छोटे से, बहुत पेन काज करते हैं। इसके अलावा अगर यही वायरस फेशियल नर्व, रामसे हंट सिंड्रोम का नाम सबने सुना होगा, रामसे हंट सिंड्रोम, ये क्या होता है, इसी हर्पीज जोस्टर वायरस से ही होता है, लेकिन ये ओल्ड एज में होता है। शुरू में हो सकता है कि उसको इन्फेक्शन हो चुका था किससे, चिकन पॉक्स से, उसके बाद वायरस क्या हो गया, डॉर्मेंट हो गया किसी नर्व रूट में। अब फेशियल नर्व के गैंग्लियन पे अगर इसने फिर से अटैक किया तो दोबारा ये क्या कराएगा, रामसे हंट सिंड्रोम, दोबारा चिकन पॉक्स नहीं होता, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी हो जाती है। दोबारा जब ये काज करेगा तो रामसे हंट सिंड्रोम काम करेगा, काज करेगा। चौथा क्या है, क्लिनिकल इन्फेक्शन, जिसमें क्या शुरू से ही साइन एंड सिम्टम्स उस डिजीज के मिल जाए आपको, ये होता है क्लिनिकल इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन 4 तरीके से होता है। अब कॉलोनाइजेशन हो गई, लेकिन अगर सिर्फ एंट्री और डेवलपमेंट हो रहा है और इनमें से कुछ नहीं हुआ, एक कंडीशन ये भी तो हो सकती है कि इनमें से कुछ भी ना हो, लेटेंट भी ना हो, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी ना हो, सब क्लिनिकल भी नहीं, कॉलोनो भी ना बना रहा हो, ये भी हो सकता है। एक ये पॉसिबिलिटी आ सकती है कि वहीं तो पहले ही काउंटर हो गया, वो एंट्री ली उसने, वहीं काउंटर हो गया, उसको वहीं पे पोर्टल ऑफ एंट्री पे ही एंटीबॉडीज ने या जैसे भी करके उसको वहीं पे रोक दिया, खत्म कर दिया, तो डिजीज काज नहीं हो सकती, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। कॉलोनाइजेशन में मैंने ये बताया कि इम्यून रिस्पॉन्स इसमें जनरेट नहीं होता, इन्फेक्शस एजेंट का और जो होस्ट है उसका इम्यून रिस्पॉन्स नहीं होता। सब क्लिनिकल में साइन एंड सिम्टम्स नहीं मिलते, डिजीज हो चुकी होती है। लेटेंट में क्या होता है, डॉर्मेंट स्टेट में पड़ा रहता है, 10-20 साल बाद, 30 साल के बाद कभी फिर से उभर के सामने आए। लाइक मैंने एग्जांपल दिया हर्पीज जोस्टर वायरस का, शुरू में क्या करता है, ये चिकन पॉक्स करता है, चिकन पॉक्स खत्म हो गया एक बार, वायरस खत्म नहीं होता, ये डॉर्मेंट स्टेट में पड़ा रहता है, नर्व रूट पे ज्यादातर गैंग्लियन में पाया जाता है। गैंग्लियन में से अगर फेशियल नर्व के गैंग्लियन को इसने अफेक्ट किया बाद में जाके तो रामसे हंट सिंड्रोम बन गया। इसके अलावा अगर दूसरे नर्व रूट पे आया तो शिंगल्स काज करता है। शिंगल्स बहुत पेनफुल कंडीशन होती है। क्लिनिकल में शुरू से ही साइन और सिम्टम्स मिल गए, ये था इन्फेक्शन। दूसरी चीज यहीं पे दिख गई आपको, कंटामिनेशन। बहुत थोड़ा सा फर्क है इन्फेक्शन और कंटामिनेशन में। इसकी जो डिफिनेशन बताएगी वो है प्रेजेंस ऑफ एन इन्फेक्शियस एजेंट ऑन ए बॉडी सरफेस, किसी बॉडी सरफेस पे इन्फेक्शियस एजेंट का पाया जाना। और इन्फेक्शन में क्या था, एंट्री हो रही है, यहाँ पे इन्फेक्शन में एंट्री हो रही थी, लेकिन कंटामिनेशन में क्या है, सरफेस पे, किसी बॉडी सरफेस पे इन्फेक्शियस एजेंट का पाया जाना, ये हुआ कंटामिनेशन, सबको पता है। लेकिन अब सिर्फ बॉडी सरफेस ही नहीं, घर में कोई भी ऑब्जेक्ट है, इवन लिनन है, क्लॉथिंग है, हैंकरचीफ है, डोर है, हैंडल है, स्पून है, जो भी जितनी भी चीज है, इन पे अगर कोई इन्फेक्शियस एजेंट पाया जा रहा है तो उनको हम कहते हैं कंटामिनेशन। एपिडेमियोलॉजी में कंटामिनेशन की यही डेफिनेशन बताई गई है कि सरफेस पे अगर इन्फेक्शियस एजेंट पाया जा रहा है तो उसको हम कहते हैं कंटामिनेशन। इन्फेक्शन और कंटामिनेशन में यही फर्क है बेसिक, ये दो चीजें हो गई। अब तीसरी चीज जो आती है इसमें, होस्ट। बार बार होस्ट का जिक्र आता है, पहले भी आ चुका है। तो होस्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी पर्सन या एनिमल, चाहे वो बर्ड हो, आर्थ्रोपोड, आर्थ्रोपोड कहते हैं बेसिकली सेगमेंटेड बॉडीज जिनकी होती है, ऐसे इंसेक्ट जिनकी सेगमेंटेड बॉडीज होती हैं, लाइक लाइस, सबने देखी होगी। तो क्या होता है, सेगमेंट, एंड्स के जो वो होते हैं, पैर होते हैं, अपेंडेजेस जो होते हैं वो सेगमेंटेड होते हैं, ऐसे जिनके अपेंडेजेस या बॉडीज सेगमेंटेड, सेगमेंट्स में बटी हुई होती है, कॉकरोच हुआ, इसको भी आर्थ्रोपोड कहते हैं। तो चाहे बर्ड हो, आर्थ्रोपोड हो या पर्सन हो, उनके अंदर नेचुरल कंडीशन में अगर कोई इंफेक्शियस एजेंट रह रहा है तो उसको हम कहते हैं होस्ट, जिसके अंदर इंफेक्शियस एजेंट नॉर्मली पाया जाए, कहने का मतलब ये। अब इसकी भी कई तरीके से इसको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया, लाइक ऑब्लिगेट होस्ट, प्राइमरी या डिफिनिटिव होस्ट, सेकेंडरी या इंटरमीडिएट। ऑब्लिगेट होस्ट होस्ट किसे कहते हैं,
ऑब्लिगेट होस्ट का मतलब होता है ओनली होस्ट, सिर्फ एक ही चीज हो जो उसको होस्ट करे, उसके अंदर लॉन्च कर सके कोई चीज, इसको कहा गया ओनली होस्ट। लाइक मैन, मैन किस चीज का ऑब्लिगेट होस्ट है? मीजल्स का। मीजल्स वायरस सिर्फ और सिर्फ मैन के अंदर ही पाया जाएगा, किसी और दूसरे कंडीशन में या प्राइमरी या सेकेंडरी टाइप का वो होस्ट नहीं बनाता है, सिर्फ और सिर्फ इसमें ह्यूमन होस्ट होता है उसका, तो उसको कहा गया ऑब्लिगेट होस्ट, उसको हम कहते हैं ओनली होस्ट। प्राइमरी में क्या होता है? जिसमें प्राइमरी में जो पैरासाइट होती है वो मैच्योरिटी अटेन करे या अपने सेक्सुअल स्टेज को पास करे, मल्टीप्लाई करे जाके, इसको कहते हैं प्राइमरी या डिफिनेटिव होस्ट, जिसमें मैच्योर हो जाके। बताइए, ये लाइन आवाज ब्रेक हो गई। ऑब्लिगेट होस्ट, ऑब्लिगेट होस्ट का मतलब ये होता है कि ओनली होस्ट, सिर्फ एक ही चीज है जो उसको लॉन्च कर सके। लाइक मैंने बताया था मैन, मीजल्स के लिए सिर्फ और सिर्फ होस्ट है जो है वो मैन है, मीजल्स के लिए सिर्फ मैन है। इसी तरीके से टाइफाइड का जिक्र आता है, टाइफाइड का होस्ट सिर्फ और सिर्फ मैन होता है, वही उसको बाद में डिसेमिनेट कर सकता है आगे की तरफ। बाकी और जैसे हम पढ़ते हैं ना कि प्राइमरी होस्ट, सेकेंडरी होस्ट, लाइक मॉस्किटोज होते हैं, एक जगह से लेके आए, उनके अंदर एसेक्सुअल स्टेज रही, फिर मॉस्किटोज जाते हैं किसी और को बाइट करते हैं तो उनके अंदर फिर जाके सेकेंडरी स्टेज या यूं कह लीजिए कि मल्टीप्लिकेशन होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, तो ऐसे वो मल्टीपल होस्ट बन जाते हैं। लेकिन मीजल्स और टाइफाइड में सिर्फ मैन के अंदर ही मैच्योरिटी उनकी होती है और यही डिसेमिनेट करता है दूसरों को इन्फेक्शन, तो इसको कहा गया ऑब्लिगेट होस्ट। प्राइमरी होस्ट में मैंने बताया कि जिसमें पैरासाइट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैच्योरिटी मतलब मैच्योर हो जाए और अपने सेक्सुअल स्टेज को पास करे, सेक्सुअल स्टेज या मैच्योरिटी को अटेन करता है। ये चीज थी। सेकेंडरी में सिर्फ लार्वल स्टेज में रहेगा, वहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं होता। सेकेंडरी होस्ट जो होते हैं उसमें पैरासाइट का क्या होता है? एसेक्सुअल, इसी को कहा जाता है एसेक्सुअल स्टेज, मतलब जिसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, सिर्फ पास आउट होता है एक जगह से दूसरी जगह, मतलब इंटरमीडिएट होस्ट भी इसको इसीलिए कहा जाता है कि ये बीच वाला काम करते हैं, ये सिर्फ उसके अंदर लॉज तो रहता है लेकिन मल्टीप्लाई नहीं होता। एसेक्सुअल स्टेज को ही लार्वल स्टेज भी कहा जाता है। एक चौथी चीज इसमें आती है, डेड एंड होस्ट। डेड एंड होस्ट, ये क्या होता है? डेड एंड होस्ट का मतलब ये होता है कि एजेंट इसके बाद मतलब किसी और में ट्रांसमिट नहीं होगा, लास्ट मतलब होगा। यही एंड स्टेज है इसकी, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या एजेंट था वो अब इसके बाद आगे डिसेमिनेट नहीं होगा, पास नहीं होगा, किसी और को इन्फेक्ट अब नहीं कर सकता। लाइक सबसे अच्छा एग्जांपल इसका दिया गया था रेबीज, रेबीज है, टेटेनस है, इनके लिए मैन क्या है? आदमी क्या है? डेड एंड होस्ट है। मैन क्या है? डेड एंड होस्ट है इसके लिए। हाँ, इसके बाद ये कहीं और यहाँ से ट्रांसमिट नहीं हो सकता, इसलिए इसको कहा गया डेड एंड होस्ट। ये थी होस्ट की कहानी। कितने तरीके के होते हैं? तो प्राइमरी में अगर देखें तो तीन तरीके बेसिक जो होते हैं, तीन तरीके। चौथा ये डेड एंड होस्ट को यहीं से निकाल के लाया गया था, ऑब्लिगेट होस्ट से, तो इसलिए इसको अलग से बयान नहीं किया जाता। अब इसके बाद इन्फेक्शस डिजीज सबको पता होगी, ये किसी को नहीं पता है? इन्फेक्शस डिजीज किसे कहते हैं? किसी को नहीं पता इन्फेक्शस डिजीज? इन्फेक्शियस डिजीज जो मतलब पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कॉज होती है। हाँ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अभी हमने पढ़ा था। इन्फेक्शन, इन्फेक्शन में क्या हुआ था? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने एंट्री ली और वहां पे मल्टीप्लाई हुआ। अब जब मल्टीप्लाई होने के बाद
उसके साइन एंड सिम्टम्स जाहिर होने लगे, साइन एंड सिम्टम्स के साथ उसी इन्फेक्शन के नतीजे में साइन एंड सिम्टम्स, इन्फेक्शन की जो रिजल्ट होगा वो डिजीज होगी, उसके रिजल्ट में वही इन्फेक्शन डिजीज हो। बेसिक वही है कि इन्फेक्शन के नतीजे में जब उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आने लगे तो उसको हम कहते हैं इन्फेक्शस डिजीज। ये था कंटेजियस डिजीज। इसमें ज्यादातर डिफिनीशन ही है छोटी छोटी, एक दूसरे से बहुत माइनर से डिफरेंस के साथ है। लाइक इन्फेक्शस डिजीज हो गई, कंटेजियस डिजीज किसे कहते हैं? कंटेजियस डिजीज कहते हैं जो कंटेजियस जो डायरेक्ट कांटेक्ट के जरिए जो जाती है। थ्रू कांटेक्ट, जो डायरेक्ट कांटेक्ट के जरिए फैले उसको हम कहते हैं कंटेजियस डिजीज। इसकी किसी को एग्जांपल पता है? कुछ कॉमन से एग्जांपल? सबसे कॉमन इसके भी कफ वगैरह हुआ जो इसके ड्रॉपलेट भी से फैलता है आई थिंक। इसके भी लेप्रोसी के डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलती है, इसलिए इनको कंटेजियस डिजीज कहा गया। और भी बहुत सारी हैं लेकिन ये क्लासिकल एग्जांपल है। एसटीडीज हुई, स्केबीज हुई, लेप्रोसी हुई। एसटीडीज में मल्टीपल डिजीज आती हैं, आपको पता है। ये हो गया कंटेजियस डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज मतलब जो डिजीज मैन टू मैन ट्रांसमिट हो, एनिमल टू एनिमल हो, या थ्रू सराउंडिंग जिसको हम कहते हैं इन्वायरमेंट से किसी मैन या एनिमल में अगर वो ट्रांसमिट हो रही है आइदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उनको हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। यही कम्युनिकेबल डिजीज को हम अगर इनडायरेक्टली देखें ना तो जो ये इन्फेक्शस और कंटेजियस डिजीज है ना, ये इसी में आएंगी, कम्युनिकेबल डिजीज में ही आएंगी। लाइक जैसे हम कहते हैं थ्रू कांटेक्ट फैल रही है तो मैन टू मैन फैल ही रही है। एनिमल टू एनिमल भी बहुत सारी डिजीजेस फैलती हैं। अब इन्वायरमेंट से अगर आ गया, इन्वायरमेंट क्या, सराउंडिंग क्या है, एयर वाटर सॉइल, सब क्या है हमारे इन्वायरमेंट का हिस्सा, सराउंडिंग का हिस्सा। यहाँ से कोई डिजीज अगर आ रही है तो वो भी हुई कम्युनिकेबल डिजीज। यही इन्हीं दोनों का मजमुआ अगर हम कहें तो ये कम्युनिकेबल डिजीज है। अब ये चार जो अभी किसी का माइक ऑन है प्लीज। हाँ, अब ये चार नाम जो एपिडेमिक, एंडेमिक, पैंडेमिक, स्पोरेडिक, इसको क्या फिर से बताना है या इसको स्किप कर दें? ये चारों एपिडेमिक का मतलब क्या है? नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी से ज़्यादा अगर आने लगे। एंडेमिक क्या है कि वही यूजुअल एक्यूरेंस, यानी नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी में अगर केसेस आ रहे हैं उसको एंडेमिक कहते हैं। पेंडेमिक एक लार्ज जियोग्राफिकल एरिया को अगर अफेक्ट करते हैं, यानी अगर हम कहें कि कंटिनेंट टू कंटिनेंट फैल गई या पूरे अर्थ पे फैल गई वो डिजीज, तो उसको हम पेंडेमिक कहते हैं। स्पोरेडिक कहते हैं स्कैटर्ड अबाउट, बिखरे हुए केसेस हैं। यही तो बताया था पहले भी। अब ये जी पांचवा जी टर्म जो है एक्सोटिक। एक्सोटिक क्या होता है? सर आपकी आवाज नहीं आ आवाज नहीं जा रही? नहीं। नहीं सर, अब आ रही है, अब आ रही है। आने लगी ना, वो शायद नेटवर्क प्रॉब्लम कुछ हो गया था। खैर देखते हैं। नहीं आ रही है सर आवाज। आवाज नहीं जा रही?
आ रही है सर, आ रही है। और एग्जोटिक, एग्जोटिक किसे कहते हैं? व्हाट इज एग्जोटिक? एग्जोटिक से क्या माने हम निकालेंगे? एग्जोटिक के माने होता है कि ऐसी डिजीज। दूसरे ऐसे जी। सर कोई भी ऐसी डिजीज जो बहुत किसी ऐसी ज्यादा कंट्री में, मतलब अलग था। सर जो रियल में मतलब एक ऐसी कंट्री में नहीं होती, लेकिन वो नॉर्मली नहीं होती, लेकिन किसी वजह से वो हो रही है उस कंट्री में, तो उसे एक्सोटिक बोलेंगे। एग्जोटिक का मतलब ये है कि मान लीजिए किसी कंट्री में किसी जोग्राफिकल बाहर से आई डिजीज। बाहर से इंपोर्ट करके लाई गई डिजीज को एग्जोटिक कहते हैं। वहां पे पहले से वो डिजीज ना पाई जा रही हो। लाइक जैसे यूके को कहा जाता है रेबीज फ्री। अब वहां पे कोई किसी और जगह से गया, उसने रेबीज फैला दी, उसको रेबीज वहां पे जाके हो गया, तो क्या हुआ कि रेबीज उस कंट्री के लिए एग्जोटिक हो गई। एग्जोटिक इसी को कहते हैं, मतलब नेचुरली देखा जाए तो उस जगह पे वो डिजीज थी नहीं, बाहर से लाई गई इंपोर्ट करके, उसको कहा जाता है एग्जोटिक। अब आइए जूनोसिस। जूनोसिस मतलब कोई इंफेक्शन या इंफेक्शन डिजीज वर्टिब्रेट एनिमल से मैन में अगर ट्रांसफर हो रही है। वर्टिब्रेट किसको कहते हैं जिसमें वर्टिब्रल कॉलम है? वर्टिब्रेट एनिमल से मैन में अगर कोई इंफेक्शन या इंफेक्शन डिजीज ट्रांसमिट हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं जूनोसिस। इसमें तीन टर्म दिए गए हैं, ज्यादा तीन टर्म दिए गए बेसिकली। एंथ्रोजू एंथ्रोपोजूनोसिस एंड जू एंथ्रोपोनेसिस एंड एंटीजूनोसिस। एंथ्रोपोजोनेसिस किसे कहते हैं? व्हाट इज एंथ्रोपोजोनेसिस? एनिमल टू मैन। एनिमल टू मैन। मैन। हाँ, कोई भी इंफेक्शियस एजेंट या इंफेक्शियस डिजीज जब किसी एनिमल से मैन में ट्रांसमिट हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, तो उसको हम कहते हैं एंथ्रोपोजूनोसिस। और इसी का जस्ट अपोजिट है, मैन से अगर एनिमल में जा रही है तो उसको हम कहते हैं जू एंथ्रोपोनेसिस। लाइक रेबीज है, रेबीज किसमें होती है? ये कॉमन डिजीज है, किसकी? एनिमल्स की है, लेकिन फिर ये ट्रांसमिट हो रही है किसमें? मैन में। एंथ्रेक्स जो है एनिमल डिजीज थी, ये ट्रांसमिट हो रही है मैन में। ह्यूमन टीबी, अगर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है वो कैटल्स को हो रहा है, तो क्या हुआ कि मैन से एनिमल में जा रहा है, तो उसको कहा गया जू एंथ्रोपोनेसिस। और इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन एम्फीजिनोसिस। लाइक एम्फीबियंस होते हैं ना जो पानी में भी रहते हैं और अर्थ पे भी रहते हैं, इसी तरीके से इसमें भी है कि दोनों बाई डायरेक्शनल ट्रांसफर हो रहा है डिजीज का, एनिमल टू मैन एंड मैन टू एनिमल, दोनों तरफ का हो रहा है, तो उनको कहा गया एम्फीजिनोसिस। ये चीज थी। इसमें तीन चीज कॉमन है, एपिजोटिक, इंजोटिक एंड इकोर्निथिक। एपी लफ्ज लाया गया कहाँ से? एपिडेमिक से। एन जो लगा है ये एंडेमिक से लगा है। तो एपिजोटिक क्या होगा? यानी एपिडेमिक ऑफ डिजीज इन एन एनिमल पॉपुलेशन। एपिडेमिक ऑफ डिजीज इन एन एनिमल पॉपुलेशन, इसको कहा गया एपिजोटिक। इंजोटिक यानी एंडेमिक हो वो डिजीज, किसमें? एनिमल पॉपुलेशन में ही एंडेमिक हो, एनिमल एंडेमिक टू एनिमल पॉपुलेशन। ये इस तरीके से इसके भी मतलब पूछ लिया जाता है कि अगर कोई डिजीज एंडेमिक है एनिमल पॉपुलेशन में तो उसको क्या कहेंगे, तो क्वेश्चन आ सकता है इस तरीके से। तो एपी एपिडेमिक से लिया गया, एन जो है एंडेमिक से लेके आया गया। इकोर्निथिक क्या होता है? बर्ड्स में जो डिजीज होती है। आउटब्रेक ऑफ डिजीज, या यूं कह लीजिए कि एपिडेमिक ही इसी को कहते हैं, आउटब्रेक ऑफ डिजीज इन बर्ड पॉपुलेशन, इसको कहा गया इकोर्निथिक। और इकोर्निथिक की सबसे अच्छी अगर एग्जांपल की बात हम करें तो एवियन इन्फ्लुएंजा। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल दिए गए हैं, लाइक पिजन्स का दिया गया कि ये भी कुछ डिजीज को फैलाती हैं, इनके अंदर आउटब्रेक होता है फिर ये फैलाती हैं। लेकिन सबसे अच्छा इस एवियन इन्फ्लुएंजा का था। इकोर्निथिक, आउटब्रेक ऑफ डिजीज इन बर्ड्स पॉपुलेशन, इसको कहते हैं इकोर्निथिक। एपिजोटिक यानी एपिडेमिक है डिजीज का, किसमें? एनिमल पॉपुलेशन में।
एंजोटिक एंडेमिक है, एनिमल पॉपुलेशन में वो डिजीज कॉन्स्टेंटली पाई जा रही है एक सर्टेन अमाउंट में, उसको हमने कहा एंजोटिक। ये था वर्टिब्रेट एनिमल से रिलेटेड डिफिनीशन। अब आइए ये 3 डिफिनीशन, नाजोकोमियल इन्फेक्शन, हाइड्रोजेनिक डिजीज या अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। नाजोकोमियल किसे कहते हैं? एक वर्ड में अगर हम कहें तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड, हॉस्पिटल एक्वायर्ड मतलब जिसको हॉस्पिटल में जाके डिजीज हो रही है, उस इन्फेक्शन को हम कहते हैं नाजोकोमियल इन्फेक्शन। यानी लिखा गया इन्फेक्शन ओरिजिनेटिंग इन ए पेशेंट वाइल इन ए हॉस्पिटल और अदर हेल्थ केयर फैसिलिटी। लाइक किसी को कोलेसिस्टाइटिस थी विद कोलेलिथियासिस, वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ कोलेसिस्टेक्टमी के लिए, ओपन सर्जरी कर दी गई और 2 दिन बाद उसको घर भेज दिया गया, और तीसरे चौथे दिन क्या हुआ, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन डेवलप हो गया, जहाँ पे सर्जरी, जहाँ पे कट लगा था उस वुंड पे, उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया। यानी लेके आया वो कहाँ से? हॉस्पिटल से लेके आया, करवाने क्या गया था? गॉल ब्लैडर का रिमूवल। इसी तरीके से अगर किसी का प्रोस्टेक्टमी हो रही है, प्रोस्टेट रिमूव किया जा रहा है और उसको क्या कैथेटर लगा दिया गया, कैथेटर उसमें इरिगेशन के लिए लगाते हैं, अब वो कहीं पे भी कंटामिनेशन रहा होगा, उसको यूटीआई के चांसेस बढ़ जाते हैं या यूटीआई हो सकता है उसको। हम आईवी फ्लूइड किसी को चढ़ा रहे हैं, कैनुला हमने लगा रखा है, तो वहाँ पे भी कंटामिनेशन के जरिए क्या हो सकता है कि इन्फेक्शन फैल सकता है। ऐसे इन्फेक्शन को कहा गया नाजोकोमियल इन्फेक्शन। में जो कहने की बात ये थी कि नाजोकोमियल इन्फेक्शन हॉस्पिटल में जाने के बाद हो, पहले से हम गए, हमें वो डिजीज नहीं थी, हम कुछ और लेकर गए थे लेकिन वहां से लेकर लौटे कुछ और, ये था नाजोकोमियल इन्फेक्शन। हाइड्रोजेनिक डिजीज क्या है? इसी का जस्ट अपोजिट, ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड था। हाइड्रोजेनिक में क्या होगा? फिजिशियन इंड्यूस्ड, अगर डॉक्टर किसी बीमारी को पैदा करवा दे रहा है मरीज में तो उसको कहा गया फिजिशियन इंड्यूस्ड। कैसे होता है? अब ये जानबूझकर भी होता है, मतलब एक नेग्लिजेंस होता है या प्रॉपर चैनल में भी काम कर रहे हैं तब भी हो सकती है, फिजिशियन से गलती से भी हो सकती है और नॉर्मल भी हो सकती है। नॉर्मल कैसे? मान लीजिए किसी बच्चे को इम्यूनाइज किया जा रहा है, वैक्सीन लग रही है, तो हमने पहले भी पढ़ रखा है ना कि रेयर इन्फेक्शन हो सकते हैं। क्या हुआ? वो इम्यूनाइजेशन के नतीजे में हुआ, हमने तो कुछ गलत नहीं किया था लेकिन हो गई डिजीज, फिजिशियन इंड्यूस्ड हो गया। पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगाते हैं, एनाफाइलेक्टिक शॉक होने के सबसे ज़्यादा चांसेस आज भी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन सबसे ज़्यादा पेनिसिलिन से होते हैं। और हमने क्या किया? हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट नहीं किया था और डायरेक्ट पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगा दिया, तो क्या हुआ? एनाफाइलेक्सिस हो गई, एनाफाइलेक्टिक शॉक में पेशेंट चला गया, फिजिशियन इंड्यूस्ड हो गई। एप्लास्टिक एनीमिया, क्लोरमफेनिकॉल ये एक एजेंट है, ये दवा है, हाँ? इसके नतीजे में कभी कभी एप्लास्टिक एनीमिया हो जाती है। हम तो कुछ और ट्रीट कर रहे थे लेकिन हो गई। इसी तरीके से अगर किसी पेशेंट को हमने इंजेक्शन लगाया और नीडल चेंज नहीं की, दूसरे पेशेंट को भी हमने उसी नीडल से इंजेक्शन लगा दिया, तो हेपेटाइटिस भी ऐसे में हो सकता है कि और दूसरे इन्फेक्शन या हेपेटाइटिस भी फैलने के चांसेस हो, वो इन्फेक्टेड हो, हमने उसी की सिरिंज दूसरे को भी लगा दी तो क्या ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन हो गया, हेपेटाइटिस भी हो गई। इसी तरीके से प्रीनेटली अगर एक्सपोजर एक्सरेज का बहुत ज़्यादा होता है, अगर एक्सपोजर एक्सरे का बहुत ज़्यादा, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, या चाइल्डहुड ल्यूकीमिया, ये किसके नतीजे में डेवलप होती है? प्रीनेटल एक्सपोजर टू एक्सरेज, उसके नतीजे में चाइल्डहुड ल्यूकीमिया हो सकती है या कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन हो सकता है। तो ये सब डिजीजेस क्या हुई? फिजिशियन इंड्यूस्ड हुई। अब तीसरी चीज थी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन में ना, अपॉर्चुनिटी मतलब मौका देख के इन्होंने अपना काम किया। इन्फेक्शन पहले से मौजूद था, वही बात आगे फिर से लेटेंट वाली, लेटेंट पीरियड में अपने लेटेंट फेज में पड़ा हुआ था इन्फेक्शन, और जैसे ही इम्यून सिस्टम कमजोर हुआ, कोई थेरेपी चले थी, रेडिएशन थेरेपी हो या कीमोथेरेपी हो या किसी और डिजीज के नतीजे में, लाइक HIV हो गया था, क्या हुआ? इम्यून सिस्टम सप्रेस हो गया, और जैसे इम्यून सिस्टम सप्रेस हुआ, अब ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इन्होंने अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया। इसको कहा जाता है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन।
और एक चीज कॉमन है, याद रखिएगा, कभी क्वेश्चन में आ सकता है कि HIV के पेशेंट में, खासतौर से डेवलपिंग कंट्रीज में, मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन यही है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और डेवलप्ड कंट्रीज में क्या है? लाइक डेवलप्ड कंट्रीज में मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इन HIV पेशेंट। डेवलप्ड कंट्रीज में मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इन HIV पेशेंट। HIV पेशेंट में सबसे कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन क्या होगा डेवलप्ड कंट्रीज में? डेवलपिंग कंट्रीज का तो हमें पता है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होगा। Hepatitis. STD diseases. नहीं, इसका नाम है न्यूमोसिस्टिक कैरिनाई, ये याद रखिएगा। न्यूमोसिस्टिक कैरिनाई इसको कहते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज में मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है HIV के पेशेंट्स में न्यूमोसिस्टिक कैरिनाई, और डेवलपिंग कंट्रीज में या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। हर्पीस सिम्प्लेक्स के बारे में मैंने क्या बताया था, यही ये हर्पीस जोस्टर ही है बेसिकली, HZ फैमिली या ह्यूमन हर्पीस अल्फा वायरस। इसने एक बार चिकन पॉक्स काज कर दिया, फिर पड़ा रह गया डॉर्मेंट फेज में, बाद में क्या करेगा, शिंगल्स काज करेगा, या रामजे हंट सिंड्रोम, मैंने कहा फेशियल नर्व को अगर इसने अफेक्ट किया तो रामजे हंट सिंड्रोम हो जाएगा। ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। बॉडी का इम्यून सिस्टम जब कमजोर होता है तब जाके ये अपने आप को फ्लेयर अप करते हैं। नॉर्मल कंडीशन में ये चुपचाप पड़े रहेंगे, कमजोर रहेंगे, तो इनको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कहा गया। अब आते हैं इन्फेक्शन में ही, इसी में आगे सोर्स क्या होता है, रिजर्वायर क्या होता है। बहुत थोड़ा सा फर्क है सोर्स और रिजर्वायर में। सोर्स में कहते हैं कि ऐसे जहाँ पे इन्फेक्शस एजेंट हाँ किसी जगह से दूसरी जगह पे पास हो रहा हो, डिसमिनेट हो रहा हो, ट्रांसफर हो रहा हो, उसको तो हम कहते हैं सोर्स। और रिजर्वायर में क्या होता है, जिनमें इन्फेक्शस एजेंट क्या होता है, मल्टीप्लाई करता है, अपनी तादाद बढ़ा रहा है, अपने सेक्सुअल स्टेज को पास कर रहा है, उसको हम कहते हैं रिजर्वायर। दोनों में बेसिक डिफरेंस है। सोर्स में क्या होता है, सिर्फ पास होगा, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में अगर चला गया, जिसने हार्बर किया था उसके अंदर हो सकता है कि वो उसके साइन एंड सिम्टम्स ना, उसने सिर्फ पास आउट कर दिया उस इन्फेक्शस एजेंट को दूसरी जगह पे, उसको हमने कहा सोर्स। किसी का माइक आने प्लीज वो बंद कर दे। Assalamualaikum. ठीक, रिजर्वायर क्या हुआ, कोई भी पर्सन, एनिमल या आर्थ्रोपोड जिसके अंदर इन्फेक्शस एजेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, रह रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, ग्रो कर रहा है, जिसके अंदर, मतलब दूसरी लाइन में ये लिखा गया, ऑन विच इट प्राइमरली डिपेंड्स फॉर सर्वाइवल, जिसके अंदर वो सर्वाइव कर रहा है, तो उसको हमने रिजर्वायर का नाम दिया। रिजर्वायर क्या है, जिसमें अगर एक लाइन में अगर बात करें तो रिजर्वायर इज द नेचुरल हैबिटेट इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेटाबोलाइजेज एंड रेप्लिकेट्स। रेप्लिकेट्स कहते हैं मल्टीप्लिकेशन को, अपनी तादाद बढ़ा रहा है, वहां पे सर्वाइव कर रहा है, रह रहा है। सोर्स में क्या था, सिर्फ ट्रांसफर हो रहा है, पास हो रहा है किसी दूसरे होस्ट में, उसको हमने कहा सोर्स। सोर्स कुछ भी हो सकता है, लाइक टेबल है वो भी सोर्स हो सकता है, वहां पे इन्फेक्शस एजेंट था, किसी और को हो गया, अब वो होस्ट में पहुंच गया, वहां उसने मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर दिया। हैंडल है घर का, प्लेट है, ग्लास है, कुछ भी है, ये क्या हो सकता है, ये सोर्स हो सकता है। रिजर्वायर का मतलब ये हुआ कि उसके अंदर वो मल्टीप्लाई कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है, अपनी ग्रोथ बढ़ा रहा है, उसको रिजर्वायर का नाम दिया गया। सोर्स और रिजर्वायर कभी कभी एक हो सकते हैं, कभी कभी अलग भी हो सकते हैं, ये भी लिखा गया है। तो यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिए गए इन्फेक्शन के, लाइक हुकवर्म, इसका सोर्स क्या है, सॉइल है, यहाँ पे लार्वल स्टेज में पड़ा रहता है, लार्वल स्टेज में सॉइल में हुकवर्म पड़ा रहता है, और जैसे ही मैन के अंदर आया तो यहाँ पे अब इसने क्या किया, अपने सेक्सुअल स्टेज को ये पास करना शुरू कर देता है, मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है, तो ये क्या हुआ, रिजर्वायर। मैन क्या हुआ, रिजर्वायर हुआ, इसके अंदर ये मल्टीप्लाई कर रहा है, रह रहा है। और सॉइल में क्या था, सिर्फ लार्वल स्टेज में पड़ा हुआ था। टेटेनस के लिए सॉइल ही सोर्स और रिजर्वायर दोनों है, ये याद रखिएगा। टेटेनस के लिए
जो स्पोर्ट्स होते हैं वो सॉइल में ही होते हैं और वही रिजर्वायर भी होता है उनका, टिटेनस वायरस। टाइफाइड में सोर्स क्या हुआ? फीसेस, यूरिन, वाटर, मिल्क, ये सब क्या है? सोर्स है। और रिजर्वायर क्या है? केस या कैरियर। रिजर्वायर क्या कर रहा है? रिजर्वायर फैला रहा है। सोर्स क्या है? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये पड़े हुए हैं। यहाँ से क्या हुआ? यहाँ पे पास आउट हो रहे हैं, किसमें? होस्ट में। यहाँ से ये पास आउट होस्ट में, होस्ट में मल्टीप्लाई किया इन्होंने, अपनी तादाद बढ़ाई, अपने आप को मैच्योरिटी अटेंड करवाई। उसके बाद क्या हुआ? अब ये या तो केस बनेंगे या कैरियर बनेंगे। केस हुआ, केस उसको कहते हैं जिनके अंदर क्या हो? अपेरेंट साइन एंड सिम्टम्स, तो क्लिनिकल फीचर डेवलप हो। कैरियर्स में क्या होता है? इन अपेरेंट केसेस, या सब क्लिनिकल केसेस है, उनके अंदर साइन एंड सिम्टम्स नहीं डेवलप हो रहे हैं, उनको डिजीज नहीं हो रही, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? वो डिसेमिनेट कर रहे हैं, फैला रहे हैं इन्फेक्शन को दूसरों को, तो उनको कैरियर कहा गया। अलग अलग हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, ये बताई गई चीज। बेसिक डिफरेंस सोर्स और रिजर्वायर में यह था कि सोर्स में मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, रिजर्वायर में क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन होगा। अब रिजर्वायर के मल्टीपल टाइप्स बताई गई। रिजर्वायर के मल्टीपल टाइप्स लाइक केस होते हैं, इसमें कैरियर होते हैं। केस और कैरियर, ये दो तरीके से ह्यूमन रिजर्वायर होता है। केस क्या हुआ? जिसके अंदर वही चीज है कि जो डिजीज थी उसका क्या हो? साइन एंड सिम्टम्स आए, आइडेंटिफाइड एज हैविंग द पर्टिकुलर डिजीज, यानी जिस डिजीज के साइन एंड सिम्टम्स आएंगे तभी तो पता चलेगा कि हाँ ये वाली डिजीज इसको हो चुकी है, तो उनको केस कहा गया। केस तीन तरीके से हो सकता है, क्लिनिकल, सब क्लिनिकल या लेटेंट। क्लिनिकल में वही चीज थी कि अपेरेंट उसके क्लिनिकल फीचर्स डेवलप हों शुरू से ही, वो क्लिनिकल हो गए। सब क्लिनिकल इन अपेरेंट केसेस, जिनमें साइन और सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं। लेटेंट में क्या हुआ था? अभी पीछे भी मैंने बताया था, लेटेंट में डॉर्मेंट स्टेट में पड़े हुए हैं। लेटेंट में क्या हुआ कि डॉर्मेंट स्टेट में वो पड़े हुए हैं, बाद में कभी इम्यून सिस्टम कमजोर हुआ तब जाके ये फ्लेयर अप हुए, ये अपने साइन एंड सिम्टम्स सब दिखाना शुरू करते हैं। प्राइमरी, इंडेक्स और सेकेंडरी, ये तीन चीजें इसी केस से रिलेटेड है, कई बार ये चीजें आई हैं। प्राइमरी केस किसे कहते हैं? व्हाट इज प्राइमरी केस? सबसे पहले जिसको इन्फेक्शन होगा, मतलब जिस डिजीज को हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, स्टडी फर्स्ट कर रहे केस जो मिलेगा, हैं, जो आपके फर्स्ट सोर्स पर्सन, हो जिससे डायरेक्ट डिसीज डायरेक्ट स्प्रेड हो। फर्स्ट केस ऑफ एपिडेमिक जो होगा उसी को प्राइमरी केस कहेंगे। हाँ फर्स्ट पर्सन, मतलब पहला पर्सन जिसको वो डिजीज, जिसको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसके साइन और सिम्टम्स मिलेंगे, या जिसको वो डिजीज हुई होगी पहली बार, उसको कहते हैं प्राइमरी केस। सेकेंड चीज आती है इंडेक्स केस। इंडेक्स केस क्या होता है? जो फर्स्ट केस नोटिस में डायग्नोज आएगा, हो, मतलब सबसे पहले फिजिशियन जिसको डायग्नोज करे। जिसको, जो पहला केस जो फिजिशियन के नोटिस में आएगा, मतलब फर्स्ट केस इन नोटिस, जो पहला केस नोटिस में आता है उसको हम कहते हैं इंडेक्स केस। कभी कभी ये भी हो सकता है कि यही प्राइमरी केस ही इंडेक्स केस भी हो सकता है, लाइक यही आ गया हेल्थ सिस्टम पे, पहला ही केस आ गया तो वो भी हो सकता है। लेकिन क्या होता है कि इंडेक्स केस को इसलिए अलग करके बताया गया है कि अक्सर ये देखा गया कि प्राइमरी केस से केस को डायग्नोज नहीं किया जा सकता, नहीं कर पाते हैं किसी वजह से। कोई दूसरा केस आता है, वो पहली बार पता चलता है कि हाँ ये वाली डिजीज इसको है, तो उसको इंडेक्स केस मान के चलते हैं। और इस प्राइमरी केस से जब दूसरे लोग इन्फेक्ट होते हैं, उनको साइन एंड सिम्टम्स डेवलप होते हैं उस डिजीज के, तो उनको सेकेंडरी केस कहा गया। ये बेसिक था। फर्स्ट पर्सन जिसको डिजीज काज हुई उसको प्राइमरी केस, और पहला केस जो नोटिस में आया हेल्थ केयर सिस्टम के, फिजिशियन के, इन्वेस्टिगेटर के, जो पहला केस नोटिस में आया उसको इंडेक्स केस कहते हैं। और प्राइमरी केस से एक्सपोजर के बाद जो दूसरे केस डेवलप हो रहे हैं उनको हमने कहा सेकेंडरी केस। लाइक सेकेंडरी अटैक रेट में हमने बताया था ना कि कैसे प्राइमरी के एक्सपोजर में सेकेंडरी केस डेवलप हो रहे हैं।
तो प्राइमरी से एक्सपोजर के बाद जो सेकेंडरी केस डेवलप हो रहे हैं तो उनको हमने कहा सेकेंडरी केस, उनका नाम दे दिया गया। तो ये थी बेसिक केसेस के बारे में, ये थे केस। दूसरी चीज आती है कैरियर्स, कई बार अभी तक पढ़ चुके हैं। कैरियर्स में ये होता है कि जिनके अंदर क्लिनिकल फीचर्स उस डिजीज के, जो डिजीज हमारे इन्वेस्टिगेशन में है, स्टडी में है, उसके क्लिनिकल फीचर्स तो डेवलप नहीं हो रहे हैं, लेकिन क्या कर रहा है, वो दूसरों को वो डिजीज फैला रहा है। यानी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन तो है, लेकिन उसको वो डिजीज के क्लिनिकल फीचर्स नहीं है। इसको कहा गया कैरियर्स। कैरियर्स की एक कोई क्लासिकल एग्जांपल किसी को पता है? सबने नाम सुना होगा। तो कहा गया कि टाइफाइड मैरी नाम दिया गया था इसका। ये नर्स थी। इसके बारे में कहा जाता है कि इसने अराउंड 51 टू मोर देन 100 लोगों को इन्फेक्ट किया था, और इसके अंदर वो डिजीज के साइन एंड सिम्टम्स, यानी टाइफाइड के साइन एंड सिम्टम्स नहीं थे। इसने 51 टू मोर देन 100 लोगों को इन्फेक्ट किया था। तो कैरियर की सबसे अच्छी मिसाल जो दी गई वो टाइफाइड मैरी। इनके अंदर साइन एंड सिम्टम्स नहीं था, लेकिन इन्होंने इन्फेक्ट किया बहुत सारे लोगों को। एक चीज लिखी गई, कैरियर्स आर लेस इन्फेक्शियस देन केसेस बट आर मोर डेंजरस एपिडेमियोलॉजिकली। क्यों? अगर केस है उसके अंदर साइन एंड सिम्टम्स आ गए तो उसका फौरन ट्रीटमेंट भी स्टार्ट हो जाएगा। अब जिसके अंदर साइन एंड सिम्टम्स ही नहीं है, उसे पता भी नहीं कि उसे वो डिजीज है, तो वो क्या है, वो घूमता रहेगा आसानी से और दूसरे लोगों तक वो डिजीज को फैलाता रहेगा। इसलिए माना गया कि दे आर मोर डेंजरस देन केसेस, कैरियर्स आर मोर डेंजरस देन केसेस, क्योंकि ये डिजीज को बहुत ज्यादा फैला सकते हैं। अब कैरियर्स की कई तरीके से इनको फिर डिवाइड किया गया। कैरियर्स कैसे कैसे होते हैं? कैरियर्स बाय टाइप है, कैरियर्स बाय ड्यूरेशन है। टाइप में 3 तरीके से। इंक्यूबेटरी कैरियर्स, मतलब जो इन्फेक्शस एजेंट को सिर्फ अपने डिजीज के इंक्यूबेशन पीरियड में ही फैलाएंगे। इंक्यूबेटरी कैरियर्स का मतलब ये था कि इन्फेक्शस एजेंट जो है उस डिजीज के इंक्यूबेशन पीरियड में ही उसको फैलाएंगे। ये थे इंक्यूबेटरी कैरियर्स। लाइक मीजल्स है, मम्स है, पोलियो है, पर्ट्यूसिस, इन्फ्लुएंजा, ये इसकी मिसाल दी गई, एग्जांपल दिए गए। ये इंक्यूबेटरी कैरियर से, ये सिर्फ इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान ही कैरियर इनको फैला सकता है। एक बार इंक्यूबेशन पीरियड खत्म हो गया फिर अब बेकार है, ये नहीं फैल सकते। दूसरी चीज थी कन्वल्सेंट कैरियर। कन्वल्सेंट किसे कहते हैं? कन्वल्सेंट कहते हैं ऐसे पर्सन को जो किसी डिजीज से रिकवर कर रहा है, किसी डिजीज से अब उसकी रिकवरी हो रही है, उसको कहा जाता है कन्वल्सेंट। और ऐसे जब रिकवरी हो रही है तो उस दौरान वो उस डिजीज को फैला सकता है, तो उसको कहा गया कन्वल्सेंट कैरियर। शेड द डिजीज एजेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कन्वल्सेंस, यानी जब तक उनकी रिकवरी हो रही है उस पूरे पीरियड ऑफ रिकवरी के दौरान वो डिजीज को फैला सकते हैं। अब यहाँ पे टाइफाइड थी, बैसिलरी डिसेंट्री है, अमीबिक डिसेंट्री है, कॉलरा, डिस्टीरिया एंड पर्टिसिस। क्लिनिकली रिकवरी हो सकती है, 2-4 दिन में साइन एंड सिम्टम्स सबसाइड कर सकते हैं, लेकिन टोटली जब तक एलिमिनेट नहीं होगा तब तक वो फैला सकते हैं। इसको कहा गया कि कन्वर्जेंट कैरियर्स। तीसरी चीज थी हेल्दी कैरियर्स। और हेल्दी कैरियर्स जो होते हैं ये सब क्लिनिकल केसेस से आते हैं। सब क्लिनिकल केस में क्या था कि कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं था, उस डिजीज के कोई साइन एंड सिम्टम नहीं था, वो फ्री थे, उनको लग रहा था कि वो फ्री फ्रॉम डिजीज है। जब साइन एंड सिम्टम्स नहीं है तो वो आसानी से फिर वही कम्युनिटी में घूम रहा है, तो डिजीज को फैला रहा है। इनको कहा गया हेल्दी कैरियर। लाइक पोलियो में सब क्लिनिकल केस ही होता है। कॉलरा में ये पाया गया कि ज्यादातर जो होते हैं हेल्दी कैरियर्स होते हैं जो डिजीज को फैलाते हैं। इसके अलावा मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस, डिप्थीरिया, साल्मोनेलोसिस, ये सब हेल्दी कैरियर्स के एग्जांपल्स हैं। ये टाइप्स हुई इनकी, इंक्यूबेटरी कैरियर्स, कन्वर्जेंट कैरियर्स और हेल्दी कैरियर्स, ये बाई टाइप थे। अब बाई ड्यूरेशन, इनमें दो तरीके से कहा गया। एक है ड्यूरेशन का मतलब क्या है? टाइम पीरियड ड्यूरेशन को कहा गया। टेम्परेरी कैरियर जो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कुछ वक्त के लिए वो इन्फेक्शन को फैला रहे हैं, शेड कर रहे हैं इन्फेक्शस एजेंट को, उनको कहा गया टेम्परेरी कैरियर। अब यही जो अभी हमने पीछे पढ़ा ना, इंक्यूबेटरी कैरियर, कन्वर्जेंट कैरियर या हेल्दी कैरियर, ये था ये शॉर्ट पीरियड ऑफ। इंक्यूबेटरी कैरियर क्या था कि जो इंक्यूबेशन पीरियड है उसी के दौरान फैलाएगा।
कन्वर्जेंट फेज, कन्वर्जेंट कैरियर्स को कहते हैं पीरियड ऑफ कन्वर्जेंस, यानी कन्वर्जेंट फेज जब वो रिकवरी कर रहा है, एक बार रिकवरी हो गई फिर वो अब इन्फेक्शस एजेंट को नहीं फैलाएगा। हेल्दी कैरियर्स क्या था, जैसे ही स्क्रीनिंग हमने कर ली, स्क्रीनिंग करके हमने उनको निकाल लिया, हेल्दी सब क्लिनिकल केसेस से ही तो हेल्दी कैरियर्स निकल रहे थे, तो एक बार स्क्रीनिंग हो गई उनके निकल गए केसेस, अब हमने उनको ट्रीट कर दिया, तो ये एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए फैला रहे थे, इसलिए इनको कहा गया टेम्परेरी कैरियर। क्रोनिक कैरियर जो बहुत दिन होता है, इंडेफिनिट पीरियड फैलाता ही चला जा रहा है, इनको कहा गया क्रोनिक कैरियर। लाइक इसमें टाइफाइड मैरी की मिसाल, फिर से टाइफाइड आ गया, और इसकी मिसाल वही मैंने बताया टाइफाइड मैरी, इसने कई सालों तक फैलाया था। हेपेटाइटिस बी, ये फैलता ही रहता है, एक बार किसी को हो गया तो ये कभी सही नहीं होता हेपेटाइटिस बी, और ये दूसरों को फैलाता रहेगा। डिसेंट्री के केसेस क्या है, ये फैलाते ही रहते हैं। मेनिंजाइटिस है, मलेरिया है, मलेरिया जो है ये फैलता रहेगा, सही तो हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि क्या, जो मलेरिया का एजेंट है वो पड़ा रहे, मस्कीटो ने क्या किया, बाइट किया, वो लेके चला गया किसी और के यहाँ, इंजेक्ट कर दिया उसने, तो इस तरीके से ये फैलाते ही रहते हैं। गोनोरिया का आउटब्रेक, एसटीडीज जो होती हैं वो बहुत लंबे पीरियड तक वो फैलती ही रहती हैं, ये चीज थी। अब कैरियर एक होता है पोर्टल ऑफ एग्जिट के थ्रू भी कैरियर्स को अलग अलग उसमें डिवाइड किया गया, लाइक यूरिनरी कैरियर, इंटेस्टाइनल कैरियर, नेजल कैरियर, रिस्पायरेटरी एंड नेजोफेरिंजियल कैरियर। यूरिनरी कैरियर्स में सबसे खतरनाक अगर कोई डिजीज है तो टाइफाइड, टाइफाइड को ये कहा गया कि टाइफाइड जो है इंटेस्टाइनल कैरियर से ज्यादा खतरनाक, यूरिनरी अगर पोर्टल ऑफ एग्जिट उसका यूरिनरी है, यूरिन के थ्रू जो एक्सक्रेट हो रही है, ये ज्यादा तेजी से फैलती है। कॉलरा सबको पता है इंटेस्टाइनल कैरियर है। अमीबियासिस क्या होता है, फीसेस के थ्रू फैलती है, आया वाटर में, वाटर फिर किसी और ने कंज्यूम किया, तो इस तरीके से फैल गई। नेजल कैरियर जो थ्रू नोज, इनका पोर्टल ऑफ एग्जिट जो है थ्रू नोज हो रहा है, लाइक डिप्थीरिया, स्टेफाइलोकोकल है इन्फेक्शन है। फूड पॉइजनिंग के भी अक्सर जो स्ट्रेप्टोकोकल फूड पॉइजनिंग है, स्ट्रेप्टोकोकाई है, वो अगर उसका पोर्टल ऑफ एग्जिट नोज है तो वहां से ज्यादा, नोज से क्यों ज्यादा तेजी से फैलते हैं, क्योंकि अगर स्नीज कर रहा है तो बहुत छोटे छोटे वो बनते हैं एरोसॉल, जिसको हम कहते हैं फोमिट, उनके जरिए बहुत आसानी से वो क्या होते हैं, सस्पेंड होते हैं किसमें, एयर में, दूसरे ने सांस ले लिया या मुंह खोल लिया उसने, उसके मुंह में लाज कर गया, तो पोर्टल ऑफ एग्जिट अगर नेजल कैरियर है तो ये बहुत खतरनाक होता है। रेस्पिरेटरी कैरियर वही जो सांस के जरिए बाहर निकालते हैं, सांस के जरिए, सांस ले रहा है कोई, गहरी गहरी सांस ले रहा है किसी को, मान लीजिए टीबी ही थी, वो सांस ले रहा है, उसी में उसको खांसी भी आ गई, तो उसने क्या किया, एयर में उसने भी निकाल दिया। नेजोफेरिंजियल कैरियर ऐसे, इसमें क्या होता है कि नेजोफेरिंग, हमारी जो नेजल और फेरिंग्स के उसमें, यहाँ पे ये लाज किए रहते हैं, पड़े रहते हैं, यहाँ से अगर निकला तो उसकी सबसे अच्छी मिसाल थी मेनिंगोकोकल। ये सिर्फ नाम याद रखना है कि हाँ पोर्टल ऑफ एग्जिट के थ्रू भी ये कैरियर्स डिवाइड हुए हैं। अब दूसरा जो था एनिमल रिजर्वायर, एनिमल रिजर्वायर में क्या होता है, मतलब जो इंसेक्टिव एजेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये मल्टीप्लाई कहाँ हो रहा है, एनिमल्स में, एनिमल्स में हो रहा है। लाइक रेबीज की बात करें तो ये कहाँ होता है, डॉग्स में। इन्फ्लुएंजा, एवियन इन्फ्लुएंजा की जब हम बात करते हैं तो किसमें होता है, बर्ड्स में। तो ये हुआ एनिमल रिजर्वायर। और नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स की सबसे अच्छी मिसाल अगर रिजर्वायर की अभी मैंने बताया था, टेटेनस का रिजर्वायर क्या है, सॉइल। सॉइल, हाँ सबसे अच्छी मिसाल नॉन लिविंग थिंग्स में अगर हम बात करें रिजर्वायर की तो सॉइल है। इसके अलावा जितने भी इनएनिमेट सब्जेक्ट, इनको इनएनिमेट ऑब्जेक्ट कहते हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को, कुछ भी हो सकता है, आपकी बेडिंग भी हो सकती है, हैंकर चीफ भी हो सकता है, हाँ बेडशीट है, हैंकर चीफ है, टॉवेल है या टेबल है, ऐसी सरफेस कहीं से भी हो सकता है, ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं। ये भी क्या होता है, रिजर्वायर हो सकते हैं, हार्बर कर सकते हैं इन्फेक्शस एजेंट को, ये थे रिजर्वायर।
अब आती है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये तो थे रिजर्वायर। अब कैसे कैसे ट्रांसमिट हो सकता है इन्फेक्शन? दो तीन चीजें हैं, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, फोमिट बॉर्न है, और थ्रू हैंड एंड फिंगर, ये सब है इसकी ट्रांसमिशन। डायरेक्ट ट्रांसमिशन सबसे कॉमन ट्रांसमिशन अगर बात करें तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन में डायरेक्ट कांटेक्ट की बात फिर आ गई। डायरेक्ट कांटेक्ट कैसे फैलता है? फ्रॉम स्किन टू स्किन, म्यूकोजा टू म्यूकोजा, या म्यूकोजा टू स्किन ऑफ द सेम और अनदर पर्सन। लाइक स्किन पे मान लीजिए कोई एजेंट है, स्किन पे कोई इन्फेक्शस एजेंट है, लेकिन क्या है कि उसका पोर्टल ऑफ एंट्री जो है कहाँ से? माउथ से होनी है, और किसी वजह से हमने क्या किया कि उसको मुंह पे रगड़ लिया। अब वो जैसे ही वो माउथ में आया, फिर वो इंजेस्ट हो गया, अंदर गया, अब वहां पे उसने क्या किया? जाके रिप्रोडक्शन अपना स्टार्ट कर दिया। ये था डायरेक्ट कांटेक्ट। स्किन टू स्किन कांटेक्ट किसी दूसरे, मान लीजिए इसके बीच थी, अभी इसके बीच थी, किसी को थी, हम उसके पास बैठ गए, उससे टच हो गए, अब उसने क्या किया कि माइट को क्या किया? ट्रांसफर कर दिया हमें, हमको भी इसके बीच हो गई। ये क्या हुआ? स्किन टू स्किन कांटेक्ट हो गया। कि जो एग्जांपल्स है, लेप्रोसी डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू फैलता है, एसटीडीज सबको पता है। स्किन या आई इन्फेक्शन मोस्टली जो होते हैं, आई इन्फेक्शन में क्या? ट्रैकोमा, ट्रैकोमा है, कंजंक्टिवाइटिस है, ये क्या? म्यूकोजा टू म्यूकोजा फैलते हैं। दूसरी चीज है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में वही चीज बताई थी मैंने, सलाइवा है या नसोफेरेंजियल सिक्रेशन है, अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, स्नीज कर रहे हैं, कफिंग, ड्यूरिंग कफिंग खांसी आ गई या थूक रहे हैं, तो जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो क्या? सराउंडिंग्स में आ जाएंगे। सराउंडिंग्स में आने के बाद इसमें ये कहा गया कि अगर मोर देन 10 mm की हैं तो वो क्या होगा? सबसाइड कर जाएंगे किस पे? कोई कोई ऑब्जेक्ट है, टेबल है, चेयर है, बेड है, या इवन वो किस पे? फर्श पे आ जाएंगी ड्यू टू ग्रेविटी, और उनका वजन ज्यादा है। लेकिन अगर अप टू 10 माइक्रोन, ये कहा गया कि 10 माइक्रोन या उससे छोटे अगर बन रहे हैं ड्रॉपलेट्स, तो ये सस्पेंडेड रहते हैं सराउंडिंग्स में, एयर में। और इन 10 mm में भी एक चीज ये कॉमन बताई गई कि अगर 1 to 5 माइक्रोन का ड्रॉपलेट है, 1 to 5 माइक्रोन का ड्रॉपलेट है, तो ये बड़ी आसानी के साथ नोज को ये पार कर जाएगा। कहाँ जाके सबसाइड कर जाएगा? अल्वियोलाई में। अब हो सकता है कि किसी को इन्फेक्शन रहा हो, नेजोफेरेंजियल इन्फेक्शन रहा हो, या ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन रहा हो, उसने खांस दिया हो, थूक दिया हो, तो अब वो जो ड्रॉपलेट्स थे उनके अंदर क्या होगा? भाई वो इन्फेक्शन एजेंट ही तो होगा। अब उनकी ये होती है कि उनके डायमीटर के अकॉर्डिंग, अब वो ड्रॉपलेट अगर 1 to 5 माइक्रोन का था तो वो क्या करेगा? नेजल हेयर क्या प्रोटेक्शन का काम करते हैं। प्राइमरी होस्ट डिफेंस की बात जब मैंने बताई थी तो उसमें बताया था नेजल हेयर्स के बारे में। तो ये क्या करते हैं? ये फिल्टर आउट करते हैं। अगर 10 माइक्रोन का है, 8 माइक्रोन का है, 10 माइक्रोन का है, तो इनको ये नेजल हेयर्स वहीं पे फिल्टर करके रोक देंगे। लेकिन 1 to 5 माइक्रोन है, ये आसानी के साथ इनको नेजल हेयर्स को पार कर जाएगा और वो अल्वियोलाई में जाके लॉज कर जाएगा। तो इस तरीके से क्या हुआ? सेकेंडरी इन्फेक्शन, यानी दूसरे को इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो गया। इसी को हमने कहा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ज्यादातर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के जरिए ही फैलते। कॉमन कोल्ड का इन्फेक्शन है, वूपिंग कफ है, ये सब क्या है? खांसी आ रही है, अब उसमें ड्रॉपलेट्स आ गए सराउंडिंग में। ज्यादा बड़े हैं तो वो क्या करेंगे? लॉज कर जाएंगे नीचे, और छोटे हैं तो फिर उनको हम इनहेल कर सकते हैं। उसमें भी अगर लेस देन 5 माइक्रोन का है तो ये ज्यादा खतरनाक होते हैं। लेस देन 5 माइक्रोन वाले ये ज्यादा खतरनाक होते हैं। और इससे बड़े हैं तो नोज क्या करती है? फिल्टर कर देती है थ्रू नजल हेयर, ये चीज। अब तीसरा जो था डायरेक्ट ट्रांसमिशन में, कंटैक्ट विद सॉइल। सॉइल में क्या क्या हो सकता है? अभी हमने वहां बताया था रिजर्वायर सॉइल किसका था? टेटेनस का था, हुकवर्म लार्वा का भी था। हुकवर्म लार्वा जो आया सॉइल से आया, कहाँ? हमारे अंदर आ गया। अब कैसे आएगा कांटेक्ट विद सॉइल में? कहीं पे कट है, एब्रेजन हो गया, लोकल एब्रेजन था और उस पर डस्ट पड़ गई, तो उसके थ्रू क्या होंगे? वो अंदर आ जाएंगे, ब्लड स्ट्रीम में आ जाएंगे। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट, डिजीज प्रोग्रेस कर जाएगी। तो कांटेक्ट विद सॉइल ये भी डायरेक्ट ट्रांसमिशन की एक सब टाइप है। इसके अलावा इनॉकुलेशन इनटू स्किन या म्यूकोसा, डायरेक्टली इनॉकुलेट हो जाए, किसी ने बाइट कर दिया या
कट लग गया हमें नाइफ से, ब्लेड से, वो क्या था, इन्फेक्टेड था। तो डायरेक्ट इसी को कहते हैं डायरेक्ट इनाकुलेशन। या नीडल थी, नीडल की बात मैंने पहले भी बता रखी है ना, नीडल थी, हमने हेपेटाइटिस बी वाले को लगाई थी, वही नीडल हमको गलती से चुभ गई तो डायरेक्ट इनाकुलेट हो गया। रेबीज वायरस है, कुत्ते ने काट लिया, डायरेक्ट इंजेक्ट कर दिया उसने बॉडी के अंदर रेबीज को, ये था इनाकुलेशन इनटू स्किन या म्यूकोजा। लास्ट वाला तो ट्रांसप्लेसेंटल या वर्टिकल ट्रांसमिशन इसी को कहते हैं। इसके बारे में सबको पता है क्या होता है? ट्रांसप्लेसेंटल या वर्टिकल ट्रांसमिशन क्या होता है? प्लेसेंटा के जरिए बेबी मिशन है मदर से। हाँ, मतलब जो है मदर टू बेबी, यही तो हुआ ट्रांसप्लेसेंटल का मतलब। इसी को वर्टिकल ट्रांसमिशन भी कहा गया। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं सबको। एक तो टार्च इन्फेक्शन, हाँ, टार्च इन्फेक्शन, रूबेला है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस है, साइटोमेगालो वायरस है, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है। ये क्या होते हैं? ये ड्यूरिंग नेटल पीरियड या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये मदर टू फीटस ट्रांसफर हो जाते हैं, इनको कहा गया। हेपेटाइटिस बी है, HIV है, ये क्या है? ये मदर टू फीटस ट्रांसफर हो सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इस ऐसे ट्रांसफर को कहा गया ट्रांसप्लेसेंटल या वर्टिकल ट्रांसमिशन, और ये भी डायरेक्ट ट्रांसमिशन की एक सब टाइप है। तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन की जो टाइप्स हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, कांटेक्ट विद सॉइल, इनॉकुलेशन इनटू म्यूकस या स्किन, या ट्रांसप्लेसेंटल या वर्टिकल ट्रांसमिशन। ये चीज क्लियर है ना? डायरेक्ट ट्रांसमिशन। यस सर। ठीक। अब दूसरा था इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन की दो टाइप होती हैं, व्हीकल बॉर्न, वेक्टर बॉर्न। बेसिक जो है यही दो सबसे कॉमन टाइप्स होती हैं, व्हीकल बॉर्न एंड वेक्टर बॉर्न। व्हीकल कहते हैं किसी के जरिए अगर फैल रहा है। व्हीकल सबको पता है व्हीकल किसे कहते हैं, हाँ? एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कोई जरिया है अगर, तो उसको हमने व्हीकल बोल दिया। व्हीकल में यहाँ पे एपिडेमियोलॉजी में व्हीकल किनको कहा गया? वाटर, फूड, आइस, ब्लड, सीरम है, प्लाज्मा है, टिश्यू एंड आर्गन। इनके जरिए अगर ट्रांसमिशन हो रहा है इन्फेक्शस डिजीज का, इन्फेक्शस एजेंट का, तो उनको कहा गया व्हीकल बॉर्न। ये इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन है। जैसे वाटर एंड फूड ना सबसे कॉमन और मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हीकल बॉर्न है, इसके जरिए सबसे ज्यादा फैलता है इन्फेक्शन। अगर इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन की बात करें तो वाटर और फूड, क्यों? वाटर तो हर कोई कंज्यूम करता है, खाना हर कोई खाता है, हाँ? बर्फ हर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। ब्लड क्या है कि सबको ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं पड़ती। सीरम और प्लाज्मा भी इसी कैटेगरी में आएगा। टिश्यू या आर्गन ट्रांसप्लांट सबको नहीं होता, लेकिन खाना और पानी तो हर किसी की बेसिक नीड है। तो सबसे कॉमन और सबसे इंपॉर्टेंट अगर व्हीकल बॉर्न की बात की जाए इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में, तो वो आते हैं व्हीकल दो, वाटर एंड फूड। और वाटर और फूड से सबसे कॉमन इन्फेक्शन कहाँ के होंगे? एलिमेंट्री कैनाल की, यानी एलिमेंट्री ट्रैक्ट डिजीजेस। खाएगा पिएगा तो कहाँ जाएगा? एलिमेंट्री ट्रैक्ट में ही तो जाएगा। एलिमेंट्री ट्रैक्ट इन्फेक्शन, डायरिया है, टाइफाइड है, कॉलरा है, फूड पॉइजनिंग है, ये सब इन्हीं से तो फैलती है। तो इनको सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है, इन सब में भी वाटर एंड फूड को। और वाटर और फूड से सबसे कॉमन डिजीजेस जो होती हैं वो एलिमेंट्री कैनाल की होती हैं, तो उनको एलिमेंट्री ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कहा गया। ये व्हीकल बॉर्न है, ये किसी के एक जरिए के सहारे फैल रही हैं। दूसरी चीज थी वेक्टर बॉर्न। वेक्टर किसे कहा जाता है? फिजिक्स में दूसरा वेक्टर था, हर जगह अलग अलग वेक्टर होते हैं। यहाँ एपिडेमियोलॉजी में वेक्टर कहा गया आर्थ्रोपोड्स को। आर्थ्रोपोड की बात मैंने बताई थी, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनमें क्या होता है, अपेंडेजेस जो होते हैं सेगमेंटेड होते हैं, उनकी बॉडी जो होती है सेगमेंटेड होती है। लाइक हम बात करें, अगर मान लीजिए मैं बनाऊं एक इस तरीके से, ये हुए, इनके पैर भी अपेंडेजेस की तरह होंगे। ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जिनको सबने देख रखा है। ये हुए ना, ये क्या हुआ, बॉडी जो है सेगमेंटेड है ना, अपेंडेजेस भी हैं इनके, इनको आर्थ्रोपोड्स कहा जाता है, ऐसे तमाम एनिमल्स को।
माइट्स हो गए आपके, इसके बीच का जो है वो भी आर्थ्रोपोड में आता है, लाइस हैं वो आर्थ्रोपोड में आते हैं। इसके अलावा और दूसरे लिविंग कैरियर, स्नेल्स, इसमें जब लिविंग कैरियर की हम बात करते हैं तो उसमें स्नेल्स का जिक्र आता है, जो ट्रांसपोर्ट करते हैं इन्फेक्शस एजेंट को, किसमें, ससेप्टिबल इंडिविजुअल में, किसी दूसरे को फैलाते हैं, आर्थ्रोपोड के जरिए फैल रही है, उनको वेक्टर कहा गया है। अब वेक्टर जो है वो दो तरीके से फैलाते हैं, या तो मैकेनिकल होगा या बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन होगा। मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं? मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट का मतलब ये होता है कि या तो वो जो आर्थ्रोपोड है आपका, जो आर्थ्रोपोड है वो या तो क्रॉल करके जाए या उड़ के जाए, इसको कहा गया मैकेनिकल ट्रांसमिशन। लाइक मॉस्किटोज की बात ले लीजिए, हाउस फ्लाइज की बात ले लीजिए, ये क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह उड़ के जा रहे हैं ना, एक जगह मान लीजिए बैठे, उसके मॉस्किटो के पैर पे, सॉरी हाउस फ्लाई के पैर में वो क्या हुआ, इन्फेक्शस एजेंट चिपक गया, वहां से वो उड़ के किसी फूड पार्टिकल्स पे जाके बैठ गए, किसी फूड पे उसने जाके वो लॉज करा दिया, किसको, इन्फेक्शस एजेंट को। तो जो ये फ्लाइंग थी ये मैकेनिकल ट्रांसमिशन के उसमें आएगी। स्नेल्स होते हैं या आपके जो ये लाइस होते हैं, ये क्या करते हैं, क्रॉल करके जाती है ना एक जगह से दूसरी जगह, इनको कहा गया मैकेनिकल ट्रांसमिशन। बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन में क्या होता है, बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन में जो इन्फेक्शस एजेंट होता है वो आर्थ्रोपोड के अंदर या वेक्टर के अंदर मल्टीप्लाई पहले करेगा, पहले क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, उसके बाद वो दूसरी जगह पे डिसेमिनेट होगा, इसको कहा गया बायोलॉजिकल। कि पहले वो वेक्टर के अंदर अपने सेक्सुअल स्टेज को पास करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, मतलब मैच्योरिटी अटेन करेगा, उसके बाद जाके वो दूसरे ससेप्टिबल होस्ट को वो फैलेगा या डिसेमिनेट होगा, पास आउट होगा दूसरे की तरफ, इसको कहा गया बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन। बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन तीन तरीके का होता है, प्रोपेगेटिव, साइक्लो प्रोपेगेटिव एंड साइक्लो डेवलपमेंटल। में नंबर 1 क्या था, प्रोपेगेटिव, दूसरा है साइक्लो प्रोपेगेटिव, तीसरा था साइक्लो डेवलपमेंटल। प्रोपेगेटिव में क्या होता है, प्रोपेगेटिव में जो एजेंट होता है, जो इन्फेक्शस एजेंट है वो बहुत कम मल्टीप्लाई होता है वेक्टर के अंदर, मेयरली मल्टीप्लाई, इसको लिखा गया मेयरली मल्टीप्लाई, मतलब बहुत थोड़े से उसमें वो मल्टीप्लाई होता है, या मल्टीप्लाई ना भी होता है, डायरेक्ट ही चला गया, उसको हमने कह दिया प्रोपेगेटिव। साइक्लो प्रोपेगेटिव में जो होता है, इसमें फॉर्म और नंबर दोनों चेंज होते हैं, वेक्टर के अंदर डिजीज एजेंट का फॉर्म भी चेंज होता है। ए सेक्सुअल स्टेज में, लार्वल स्टेज में आया था, यहाँ पे क्या हुआ है, वेक्टर के अंदर उसने मैच्योरिटी अटेन कर ली, और मैच्योरिटी अटेन करेगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई भी होगा, तो उसके जो नंबर होंगे वो भी इंक्रीज कर जाएंगे, इसको कहा गया साइक्लो प्रोपेगेटिव। साइक्लो डेवलपमेंट में क्या होता है, जो डिजीज एजेंट था वेक्टर के अंदर सिर्फ वो अपने आप डेवलपमेंट पूरा कर रहा है, डेवलपमेंट का मतलब क्या था, अपनी मैच्योरिटी अटेन कर रहा है, लार्वल स्टेज में आया था उसने, वो मैच्योर हो गया, बस वो सिर्फ मैच्योर हो गया, उसके मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, सिर्फ मैच्योरिटी अटेन कर रहा है, उसको कहा गया साइक्लो डेवलपमेंटल, सिर्फ डेवलप हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है उसका। साइक्लो प्रोपेगेटिव में क्या हुआ, ये तो फॉर्म चेंज हो रहा है यानी डेवलपमेंट भी हो रहा है, दूसरे उसका क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन या रेप्लीकेशन हम कह लें, उसकी तादाद भी बढ़ रही है। प्रोपेगेटिव में सिर्फ कभी कभार मेयरली, इस तरीके से मेयरली मल्टीप्लाई होते हैं। साइक्लो प्रोपेगेटिव जिसमें फॉर्म भी बदल रहा है और नंबर भी बढ़ रहे हैं, इसकी सबसे अच्छी मिसाल क्या है, जो मलेरिया के पैरासाइट होते हैं, मॉस्किटो में क्या होते हैं, ये अपने तमाम स्टेज को मॉस्किटो में पार कर लेगा, और यहाँ पे ये क्या होगा, मल्टीप्लाई भी हो जाता है। इसको कहा गया साइक्लो प्रोपेगेटिव ट्रांसमिशन। साइक्लो डेवलपमेंटल में क्या था, सिर्फ डेवलपमेंट हो रहा है, सिर्फ फॉर्म चेंज हो रही है।
मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है। इसकी जो मिसाल दी गई वो माइक्रोफाइलेरिया के ऑर्गेनिज्म की। ये सिर्फ क्या होते हैं, ये मैच्योरिटी अटेन करता है मॉस्किटो के अंदर, मल्टीप्लाई नहीं होता। माइक्रोफाइलेरिया जो है ये मॉस्किटो के अंदर सिर्फ मैच्योरिटी अटेन करता है, मल्टीप्लाई नहीं होता, तो इसको कहा गया साइक्लो डेवलपमेंटल। तो बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन की ये 3 टाइप्स थी, प्रोपेगेटिव, साइक्लो प्रोपेगेटिव और साइक्लो डेवलपमेंटल। मैकेनिकल में क्या था, या तो वेक्टर जो क्रॉल करके या फ्लाई करके एक जगह से दूसरी जगह इन्फेक्शस एजेंट को फैला रहा है, लाइक वही ये मॉस्किटोज से, पहले तो मैकेनिकल हो गया, मॉस्किटोज से हाउस फ्लाइज से ये क्या एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही हैं, तो इनको मैकेनिकल कहा गया। बायोलॉजिकल में क्या हुआ कि आप उसे मान लीजिए मॉस्किटोज था, माइक्रोफाइलेरिया का ऑर्गेनिज्म है, उसने एक जगह से उठाया, वो क्या था, वो लार्वल स्टेज में था, उसने सिर्फ क्या किया, अपने स्टेज को चेंज कर लिया, वो मैच्योर हो गया सिर्फ। अब उसने उसको जाके इन्फेक्ट कर दिया किसी दूसरे को, मॉस्किटो ने बाइट कर लिया किसी दूसरे को, तो ऐसे को हम कहेंगे साइक्लो डेवलपमेंटल। और साइक्लो प्रोपेगेटिव में क्या होता है, जो मलेरिया का पैरासाइट है वो मॉस्किटो के अंदर मल्टीप्लाई भी हो रहा है और फॉर्म भी चेंज कर रहा है अपने, तो यानी डेवलपमेंट भी हो रहा है और उसके नंबर भी बढ़ रहे हैं, तो उसको कहा गया साइक्लो प्रोपेगेटिव। ये था वेक्टर बॉर्न इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में। अब तीसरी चीज जो आती है एयरबॉर्न। एयरबॉर्न अभी हमने ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई की बात की थी, जो 1 to 10 माइक्रोन के पार्टिकल्स होते हैं ड्रॉपलेट के, जो स्नीजिंग के जरिए, टॉकिंग के जरिए, कफिंग के जरिए जो मुंह से या नोज से बाहर आ रहे हैं सराउंडिंग्स में। अब उनमें मैंने बताया था कि क्या होता है कि अगर 10 माइक्रोन से ज्यादा के हैं तो वो क्या करेंगे, वो सबसाइड कर जाएंगे, वो किसका शेप ले लेंगे, डस्ट का। और लेस देन 10 mm है तो वो सस्पेंडेड रहते हैं, किसमें, एयर में। अब उसमें से भी दो उस हिस्सों में बांटा गया, 1 to 5 माइक्रोन को बताया गया है कि ये ज्यादा हार्मफुल होते हैं ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई में, 1 to 5 माइक्रोन। क्यों, क्योंकि ये नोज के जो बैरियर है उसको क्रॉस करके ये अल्वियोलाई तक लॉज कर सकता है। और लेस 6 to 10 mm का अगर है, 6 to 10 mm का है, तो जो नेजल हेयर्स हैं वो वही पोर्टल ऑफ एग्जिट पे इसको चेक कर लेते हैं, रोक लेते हैं। प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म में यही चीज हमने बताई थी कि नेजल हेयर किस तरीके से रोकते हैं। अब अगर 10 mm से ज्यादा का था, वो क्या हुआ, वो जमीन पे आ गया, सूख गया, जमीन पे आ गया, बेड पे आ गया, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे था वहां पे। अब हवा चल गई या कोई डस्टिंग कर रहा है, सफाई हो रही है, और फिर से वो क्या हुए, सस्पेंड हुए, फिर से वो क्या हुए, एयर में सस्पेंड हो गए। अब फिर कोई उसी दौरान सस्पेंड था और किसी ने मुंह से सांस ले ली, बोल रहा था, उसके अंदर चले गए। अब क्या होगा, वो एलिमेंट्री ट्रैक्ट में भी जा सकता है, या सांस ले रहा था उसके अंदर भी किसी वजह से चले गए। जब डस्टिंग होगी, जब हम डस्टिंग करते हैं तो जो 10 mm से ज्यादा का हो सकता है कि वो, क्योंकि वो ड्राइड थे, वो टूट के छोटे छोटे और छोटे छोटे ड्रॉपलेट में बदल सकता है, तो फिर से क्या हो जाएगा, वो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई में आ सकता है, फिर से वही सेम चीजें ये काज कर सकते हैं, ऐसे इन्फेक्शन। ये थे एयरबॉर्न, क्योंकि हवा के जरिए ये फैल रहे थे। फोमिट बॉर्न क्या होता है, जिसको फोमाइट भी कहते हैं, ये जो हमारे कपड़े होते हैं, टॉवेल्स हैं, बेडशीट है, बुक है, पेंसिल है, या अटेंसिल्स हैं, ये जितनी भी चीजें हैं, इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स जितने भी हैं, सबको हम कहते हैं क्या, फोम। इनको फोम्स का नाम दिया गया। और इनसे जब डिजीज फैलती है इनके जरिए, तो इनको कहा गया फोमाइट बर्न। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में ये भी आता है फोमाइट बर्न। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में इनका बहुत मेन वो होता है काम। जैसे अब मैं टाइफाइड की अगर बात करूं आपको, टाइफाइड मान लीजिए किसी को टाइफाइड का, टाइफाइड किससे फैलता है, यूरिनरी कैरियर हो सकता है, या तो यूरिन से फैले या फीसेस के थ्रू भी फैलता है। फीसेस के फीको ओरल रूट ही सबसे कॉमन है टाइफाइड का, आमतौर से फीसेस के जरिए। अब कोई किसी ने, मान लीजिए किसी ने हाथ नहीं धुला, कोई वॉशरूम गया, आया, हाथ नहीं धुला और उसने कुछ छू दिया, प्लेट ही छू दी उसने, और वो इन्फेक्शस एजेंट था, वो क्या प्लेट पे लाज कर गया, और फिर उसमें खाना भी लगा दिया गया, अब खा लिया गया, अब दूसरे के उसमें चला गया, तो वो वही तो फीको ओरल रूट यही तो हो गया।
अब वो अंदर चला गया, अब वहां पे फिर से उसने डिजीज दूसरे को काज कर दी। ये फॉमिट बॉर्न ऐसे ही काज करते हैं, कहीं बेड पे पड़े हुए हैं और कोई दूसरा आदमी गया, वो बेड पे सो गया, उसको हो गए, इनहेल कर लिया, वो उस बेड पे बैठा, वो हवा में सस्पेंड हो गया, इनहेल कर लिया। तो जितने भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट हैं आपके सराउंडिंग में, उनके जरिए अगर कोई डिजीज फैले तो उनको हम कहते हैं फोमाइट बॉर्न। ठीक। अब आती है लास्ट, अनक्लीन हैंड्स एंड फिंगर्स इन डायरेक्ट ट्रांसमिशन में। अभी मैंने अनक्लीन फिंगर की, हैंड की बात बताई उसी में, टाइफाइड में। इसके अलावा मान लीजिए किसी को ट्रैकोमा था, कंजंक्टिवाइटिस थी, उसने क्या किया, उंगली से रगड़ लिया आपको। अब कोई छोटा बच्चा था, उसने उसी उंगली को उसके आंख पे लग गई, वहां ट्रांसमिट हो गया। तो इस तरीके से भी फैल सकता है अनक्लीन हैंड से। अगर हैंड की वॉशिंग नहीं हुई है तो बहुत सारी ऐसी डिजीजेस हैं जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फैल सकती हैं अनक्लीन हैंड और फिंगर से। इसमें बेसिकली कुछ नहीं था, बस ये अभी तक जितने भी हमने पढ़े ना, एयरबॉर्न है, फॉमिट बॉर्न है, ये सब इसमें आ जाएंगी, अनक्लीन हैंड और फिंगर्स में सब के सब आ जाएंगी। अब ये चीज ये थी, ये सिर्फ डिफिनीशन है, इसको देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि जब हम एपिडेमियोलॉजी ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज पढ़ना शुरू करेंगे तो इसमें ये सारी चीजें बार बार आएंगी। लाइक इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है सबको पता है, रोम्स वाले होंगे उनको थोड़ा कंफ्यूजन होगा। उसमें दिया गया है कि टाइम इंटरवल बिटवीन इन्वेजन बाई एन इन्फेक्शस एजेंट एंड अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट सिम्टम। रोम्स में दिया गया है फर्स्ट सिम्टम, साइन को नहीं माना है उसने, साइन को नहीं दिया रोम्स में। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, वहां पे ऐड कर लीजिएगा, चाहे तो पहले साइन आए चाहे तो पहले सिम्टम आए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई भी आ जाए पहले उस डिजीज की, उसको हम कहेंगे इंक्यूबेशन पीरियड। रोम्स वाले इसको करेक्ट कर लेंगे। मीडियन इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% ऑफ केसेस टू अकर। अगर किसी डिजीज के 50% केस हो रहे हैं इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान ही, मान लीजिए किसी डिजीज का इंक्यूबेशन पीरियड 6 दिन का है और चौथे दिन क्या हुआ, चौथे दिन 50% केस उस डिजीज से डेवलप हो गया, ऐसा पाया गया बाद में, तो वो जो चौथा दिन था वो मीडियन इंक्यूबेशन पीरियड कहलाएगा उस डिजीज का। यही थी इसमें, मीडियन इंक्यूबेशन पीरियड इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% ऑफ द केसेस टू अकर। अब आती है बात जनरेशन टाइम की। जनरेशन टाइम क्या होता है, किसी पर्सन को इन्फेक्शन हुआ, किसी पर्सन को इन्फेक्शन हुआ और उस इन्फेक्शन के नतीजे में इन्फेक्शस डिजीज की मैक्सिमम जो इन्फेक्टिविटी हो सकती थी, जो मैक्सिमम वायरुलेंस जिसको आप कह लीजिए, मैक्सिमम वायरुलेंस हो जाए उसको हम कहते हैं जनरेशन टाइम। स्टार्टिंग में क्या होता है, स्लोली अगर प्रोग्रेस कर रही, पहले एक आध सिम्टम आया, फिर जो सबसे ज्यादा सबसे सीवियर सिम्टम जब आ जाते हैं तो उस पीरियड को, मतलब क्या हुआ कि इन्फेक्शस एजेंट एंट्री ले लिया, उसने डिजीज काज कर दी, लेकिन जब सबसे सीवियर साइन एंड सिम्टम्स आ गए, जब उस पीरियड तक का हम कहते हैं जनरेशन टाइम। और आमतौर से इंक्यूबेशन पीरियड, इसको क्रोनिक डिजीज में ना इंक्यूबेशन पीरियड से इसको मान लिया गया कि इसी के लगभग लगभग बराबर होता है, लेकिन लगभग लगभग कहा गया, रफली। ये था जनरेशन टाइम। क्या हुआ, is time taken for a person from receipt of infection to develop maximal infectivity। उस डिजीज की सबसे सीवियरिटी जब तक ना आ जाए तब तक हम नहीं मानेंगे। अब एक चीज आती है लेटेंट पीरियड, सबको बताया, सबको बार बार ये चीज बताई जा चुकी है। क्या पीरियड फ्रॉम डिजीज इनिशिएशन टू डिजीज डिटेक्शन यूज्ड इन नॉन इन्फेक्शन डिजीज एज इक्विवेलेंट ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड। लेटेंट पीरियड में मैंने पहले भी बताया था कि डिजीज इनिशिएट तो हो जाती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, बहुत दिनों के बाद उसके साइन और सिम्टम अपीयर होते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में अक्सर देखा है कि कार्सिनोमा डेवलप तो पहले हो चुका होता है, लेकिन बहुत बाद में वो मैनिफेस्ट करता है, बहुत बाद में उसकी सीवियरिटी जाके पता चलती है या वो मैनिफेस्ट करना शुरू करता है, उसके क्लिनिकल फीचर डेवलप बहुत बाद में होते हैं। तो ये जो पीरियड था डिजीज इनिशिएशन से डिजीज डिटेक्शन तक, यानी साइन और सिम्टम्स के अपीयर हो जाने के बाद जब हमने डिजीज को पा लिया, उसको हम कहते हैं लेटेंट पीरियड। अब इस पे ध्यान दीजिएगा, सीरियर इंटरवल।
ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, सीरियल इंटरवल किसे कहते हैं, एएमयू के पेपर में आया हुआ था। सीरियल इंटरवल होता है गैप, इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी केस के बीच में जो टाइम पीरियड होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी केस के बीच में जो गैप होता है या जो टाइम पीरियड होता है, उसको हम कहते हैं सीरियल इंटरवल। यानी प्राइमरी केस हुआ, उससे जब दूसरा यानी सेकेंडरी केस डेवलप होगा, उस दौरान जो टाइम पीरियड है, जो टाइम गुजरा या जो गैप था, जितने दिनों का, जितने घंटों का, उसको हम कहते हैं सीरियल इंटरवल। और इसी सीरियल इंटरवल से, अगर आपने सीरियल इंटरवल को ढूंढ लिया, पा लिया सीरियल इंटरवल से, तो आप क्या कर सकते हैं कि गेस कर सकते हैं, उस डिजीज के इंक्यूबेशन पीरियड का पता लगा सकते हैं। कैसे? मान लीजिए प्राइमरी केस था, अक्सर डिजीज जो होती हैं इंक्यूबेशन पीरियड तक ही इन्फेक्टिव रहती हैं। इन्फेक्शन डिजीज ज़्यादातर ये पाया गया कि अपने इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान ही वो क्या होती हैं, इन्फेक्टिव रहती हैं, एक जगह एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक वो फैल सकती हैं। तो अगर प्राइमरी केस था जिसको ये डिजीज हुई और अब ये सेकेंडरी केस तक हो गई, ये क्या था, ये सीरियल इंटरवल था। हमने क्या, इससे सीरियल इंटरवल को पता लगाते लगाते हम क्या करें, प्राइमरी केस तक पहुंच गए। तो ये जो टाइम हमने देखा, जो टाइम हमने पाया, इसको हम इंक्यूबेशन पीरियड का नाम दे सकते हैं। ये चीज बेसिक जो सीरियल इंटरवल की डिफिनेशन है वो यही है कि द गैप या टाइम पीरियड बिटवीन प्राइमरी केस एंड सेकेंडरी केस। सेकेंडरी केस कब डेवलप होता है? प्राइमरी केस के एक्सपोजर से होता है। तो इन दोनों के बीच में जो टाइम पीरियड होगा उसी को हम कहेंगे सीरियल इंटरवल। लास्ट में आता है पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी। इसमें क्या था, उस टाइम पीरियड को हम कहते हैं जिसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कह लीजिए कोई इन्फेक्शियस एजेंट एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे ससेप्टिबल होस्ट को ट्रांसफर हो रहा है। अब चाहे वो किसी भी जरिए से ट्रांसफर हो, उसको हमने कहा पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी उस डिजीज की। ठीक, पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी क्या है? टाइम ड्यूरिंग विच एन इन्फेक्शियस एजेंट मे बी ट्रांसफर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर पर्सन, फ्रॉम इन्फेक्टेड एनिमल टू मैन और फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू एनिमल इंक्लूडिंग आर्थ्रोपोड। किसी के भी जरिए, किसी के भी जरिए, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो इन्फेक्टेड पर्सन से वो इन्फेक्शियस एजेंट किसी दूसरे ससेप्टिबल होस्ट में, मैन में, वो अगर ट्रांसफर हो रहा है, तो वो जो टाइम है उसको हम कहते हैं पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी। और इसी कम्युनिकेबिलिटी को नापते हैं हम किसके जरिए, चेक करते हैं किसके जरिए, सेकेंडरी